हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्षिया की बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। अब जल्दी से बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, यस और नो। फोटो दिख गई होगी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? आ रही है? चलो भाई फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, देखो कल की क्लास में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पूरा का पूरा करवा दिया था। आज जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की कुछ पार्ट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं और कुछ पार्ट जो है आप लोगों को करवाना है। ठीक है, एक मिनट देना बेटा। ठीक है, कुछ पार्ट आपने पढ़े हुए हैं और कुछ पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ रिएक्शंस आप लोगों को लास्ट टाइम कराई थी बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। तो पहले मैं बात करूंगा बेटा हेलो एल्केन्स की। ठीक है, किसकी बात करूंगा भाई मैं? हेलो एल्केन्स की बेटा। ठीक है, हेलो एल्केन्स में हमारे पास ध्यान रखना है, अगर कोई आप लोगों से पूछे भाई कौन सा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कौन सा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कौन सा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो ध्यान रखना भाई डिग्री ऑफ हैलाइड। ठीक है, हम लोग एक तरीके से वो निकाल रहे हैं कि भाई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि अलग अलग हैलाइड्स को, हेलो एल्केन्स को क्या क्या कहते हैं। तो डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स अगर हमें निकालनी हो, हेलो एल्केन्स हमें निकालनी हो बेटा, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स बराबर होगी बेटा डिग्री ऑफ हेलो एल्केन्स बराबर होगी डिग्री ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम वेयर हेलोजन इज अटैच्ड, वेयर हेलोजन इज अटैच्ड। अब देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले आप लोगों के पास अगर मैं बात करता हूं CH3 CH2 Cl की, मैं बात करता हूं बेटा CH3 CH और यहां पर CH3 Br की। ठीक है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा CH3 C और यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर मैंने आयोडीन ले लिया अपनी तरफ से। ठीक है, तो अब क्या है कि जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन कनेक्ट है, उसकी जो डिग्री होगी बेटा वही डिग्री हमारे पास हेलो एल्केन की होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा 1 डिग्री, ये क्या हो गया हमारे पास 2 डिग्री और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा 3 डिग्री। और ध्यान रखना बेटा, नोट पॉइंट, अगर मेरे पास CH3Cl है तो इसको हम सिर्फ मिथाइल क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथाइल क्लोराइड। इसमें हम लोग जो है डिग्री की बात नहीं करते, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है ये अन्य किसी दूसरे कार्बन से कनेक्ट नहीं है, तो ये सिर्फ नॉर्मली मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा। इसको आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में नहीं रखेंगे। अब सबसे पहले मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को बोर्ड पर लिखी हुई हर एक बात समझ में आ गई बेटा, यस और नो? ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो जरा देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो बेटा देखो, हमारे पास जितने हेलोजन लगे होंगे उसको उतना, मतलब मोनोहेलाइड्स, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेड्राइड बोल देंगे। जैसे मान लीजिएगा अगर मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 Cl, यहां पर एक क्लोराइड लगा है, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे बेटा? मोनोहेलाइड। ये मोनोहेलाइड की कैटेगरी में आ गया। और अगर मान लीजिए मेरे पास CH2 यहां पर 2 क्लोरीन लगे हैं बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? डाइहेलाइड की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर मान लीजिए मेरे पास CH3 CH और यहां पर CH2 है, यहां पर मैंने क्लोरीन, यहां पर मैंने क्लोरीन, यहां पर मैंने क्लोरीन ले लिया,
तो इसको हम ट्राइक्लोराइड, और अगर 4 होंगे तो बेटा टेट्राक्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, एक होता है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स की कौन सी कैटेगरी होती है बेटा? जो भी आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस डबल बॉन्ड से अगला जो कार्बन sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, और यहां पर कोई भी हैलोजन लगा है तो इसको हम बोलते हैं बेटा जी एलाइलिक हैलाइड। चाहे आपके पास ऐसे लिखा हो और चाहे यहां पर लिखा हो CH3 CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, या फिर हमारे पास ऐसे 6 मेंबर की रिंग हो, यहां पर CH2 लिखा हो, यहां पर Cl लिखा हो, तो आप देखोगे डबल बॉन्ड से अगला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है और उससे जुड़ा हुआ हैलोजन क्या होगा बेटा? एलाइलिक हैलाइड। तो ये तीनों की तीनों जो कैटेगरी होंगी बेटा, ये एलाइलिक हैलाइड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? एलाइलिक हैलाइड। सेम हमारे पास ये भी क्या होगा बेटा? एलाइलिक हैलाइड। क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? क्या यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? यस और नो? चलिए भाई, एलाइलिक हो गया। अब ऐसे ही क्या होता है बेटा, ऐसे ही क्या होगा बेटा हमारे पास? जैम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। एम होंगे हमारे पास जैमिनल डाइहैलाइड। इसका मतलब होता है कि जब हमारे पास sp3 हाइब्रिड कार्बन है, जैसे ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है और इसके साथ 2 हैलोजन लगे हों, क्या लगे हों भाई? 2 हैलोजन, तो ये हमारे पास जैमिनल डाइहैलाइड या जैम डाइहैलाइड की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा हो CH3 CH, यहां पर Cl, यहां पर Cl, तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास? जैम डाइहैलाइड। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा बेटा? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड की कैटेगरी में क्या लगते हैं हम लोग? कि जो हमारे पास कार्बन होंगे एडजेसेंट कार्बन, यहां पर हमारे पास 2 हैलोजन लगे हों, चाहे वो ऐसे लगे हों बेटा, और चाहे वो हमारे पास CH3 CH और CH2, यहां पर Cl, यहां पर Cl, तो इनको हम बोलते हैं बेटा जी विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड। जिस तरीके से आपने जैम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड को डिस्टिंग्वाइज करा है, भाई इनको पहचाना है, ऐसे ही हम लोग किसको पहचानेंगे बेटा? ऐसे ही हम पहचानेंगे अब हमारे पास बेंजाइलिक। ध्यान रखना बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा कि जो हमारे पास कोई भी बेंजीन होगी, उससे अगला कार्बन ये जो CH2 है, चाहे ये CH2 हो या फिर यहां पर CH3 दूसरा ग्रुप भी लगा हो, ये sp3 होना चाहिए, और यहां पर क्या होगा बेटा? हैलोजन लगा होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि भाई ये हमारे पास जो कैटेगरी है ओवरऑल, बेंजीन रिंग CH2 क्लोरीन, ये हो गई। ठीक है, बेंजीन रिंग, यहां पर चाहे आप CH भी लो, यहां पर CH3 लिखो, लेकिन इसी कार्बन, ये जो sp3 हाइब्रिड अगला कार्बन, अगर इससे कोई भी हैलोजन लगा होगा तो वो बेंजाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में जाएगा। लव यू टू बेटा, लव यू टू। अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को जैम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, बेंजाइल डाइहैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड की पहचान हो गई बेटा? यस और नो? हो गया भाई? चलिए, अब देखो बेटा यहां पर नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट है व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन। ध्यान रखना बेटा, व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्टिंग्वाइज पढ़ा, देखो आप देखो ध्यान से देखोगे, बेंजाइक ले लो, जैमिनल ले लो, विसिनल ले लो,
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ले लो, मोनो डाई टेट्रा ये लिख लो, ठीक है। ये जितने भी हमने पढ़े हैं एलाइलिक वगैरह, ये हमने उन कार्बन के साथ देखे हैं जो हमारे पास sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़े थे। जब sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़ेगा तो एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जैसे ये हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसमें कोई रिंग नहीं बनी हुई, ठीक है, या फिर हम लोगों ने क्या कह दिया भाई, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर मैंने कोई हेलोजन जोड़ दिया, तो ये जो कैटेगरी होगी बेटा, ये होगी विनाइलिक हैलाइड की। ये क्या होगी बेटा, विनाइलिक हैलाइड की कैटेगरी। और एक होगा हमारे पास एलाइलिक हैलाइड। एक क्या होंगे बेटा हमारे पास, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक, ठीक है, नहीं एराइलिक, एराइलिक, एलाइलिक तो हो गया, एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड क्या होते हैं बेटा, जब कोई भी हेलोजन आपके पास बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, चाहे वो हमारे पास क्लोरोबेंजीन हो बेटा, ठीक है, और चाहे हमारे पास वो ब्रोमोबेंजीन हो, जब कोई भी रिंग, कोई भी हेलोजन रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगी बेटा, तो वो एराइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे, जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन का लगना सेम टाइप के। विसिनल का मतलब होता है कि sp3 हाइब्रिड कार्बन जो एडजेसेंट हैं उन पर सेम टाइप के हेलोजन लगना, ठीक है, उनको बोलते हैं विसिनल। और भाई विनाइलिक होता है हमारे पास जब बिना रिंग का कोई स्ट्रक्चर है डबल बॉन्डेड, और डबल बॉन्डेड कार्बन से साथ कोई हेलोजन जुड़ा है, तो उसको विनाइलिक कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास एराइलिक वो होते हैं जब बेंजीन रिंग के साथ सीधे सीधे हेलोजन जो है लग जाते हैं, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, यस और नो? क्या यहां तक क्लियर हो गया भाई, यस और नो? ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा आगे कहानी। अब यहां पर क्या हो गया, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें, IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें या आइसोमेरिज्म की बात करें, तो आइसोमेरिज्म हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है इनकी, ठीक है, कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, ठीक है, ये पोजिशनल आइसोमर भी शो कर सकते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, इनमें कार्बन चेन होती है तो बेटा चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। अब जो मैंने बेटा जेमिनल रिपीट कर दिया है तुषार, अब देखो यहां पर IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें बेटा, तो ये हमारे पास ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है कि भाई जो चीज हमने पहले पढ़ ली, और ऐसा नहीं है कि हमने कोई स्किप करके पढ़ा है, पहले भी पूरा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना भाई यहां पर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों के पास अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। और इसमें मैं ना कुछ बताने वाला नहीं हूं, इसमें आप लोगों का रिवीजन चलेगा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में रिवीजन चलेगा, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, पहला पॉइंट होगा फ्रॉम एल्केन्स। अगर मेरे पास मीथेन है और यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है बेटा, और ये मैंने एक्सेस में ले रखा है, ठीक है, एक्सेस में ज्यादा मात्रा में, यहां पर मैंने सनलाइट ली, आपको मोनोहेलाइड बनाने हैं। तो मोनोहेलाइड में क्या होता था बेटा, यहां पर एक क्लोरीन इसके एक H को सब्स्टिट्यूट करता था, और यहां पर CH3 और Cl बनता था और HCl बनता था बेटा। सबसे पहले तो मुझे बताना है कि ये जो रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई है, इसके मैकेनिज्म का नाम क्या है, मैकेनिज्म का नाम क्या है आपको ये बताना है। और इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ करता था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो क्या होता था बेटा। अगर आप लोगों ने इतना बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट तुम्हें कुछ कुछ याद है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आप लोगों का आंसर आ गया सर जी, इसका जो मैकेनिज्म था वो मैकेनिज्म था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वो क्या था बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा क्या होता था बेटा हमारे पास, प्रोपागेशन स्टेप जो इसका हुआ करता था, प्रोपागेशन स्टेप, वो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था बेटा।
अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स की बात करूं टू एल्केन, तो बेटा उसमें भी मैंने आपको लिखवाया था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर हमारे पास क्लोरीन होगा, फिर हमारे पास ब्रोमीन होगा, और सबसे कम जो है वो आयोडीन होगा। कुछ याद आया बेटा, यस और नो? हाँ भाई, कुछ याद आया कि नहीं आया? बहुत ठीक। इनिशिएशन स्टेप इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता था बेटा, ध्यान करो, प्रोपागेशन स्टेप हुआ करता था। अब देखिए आगे कहानी क्या है। दूसरे रिएक्शन में आपको मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे कि CH3, CH2 और CH3, और यहां पर मैंने क्लोरीन लिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको बताना मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा। फिर हमारे पास तीसरी रिएक्शन होगी बेटा CH3 और CH2, और यहां पर CH3, यहां पर हम लोग ब्रोमीन लेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको बताना है मेजर कौन सा बना और माइनर कौन सा बना। फोर्थ रिएक्शन में आपको याद होगा मैंने कुछ ऐसा करवाया था, CH3, CH और CH3, और यहां पर CH3 प्लस क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीन का रिएक्शन करते थे हम लोग और HNU लेते थे बेटा। और फिफ्थ रिएक्शन में आपको बताना है, ठीक है, CH3, ठीक है, CH3H, और बेटा यहां पर CH3, यहां पर हम लोग लेंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फटाफट बेटा करेक्ट आंसर करिए इन चारों रिएक्शन का। बहुत ठीक, चारों रिएक्शन करिए भाई। ठीक है, डन। यहां पर आप लोगों को क्या करना था बेटा कि दो प्रोडक्ट बने थे, क्योंकि हमारे पास दो डिग्री के हाइड्रोजन है, दो टाइप के हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर CH2 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 Cl ये लग सकता था, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा माइनर, और मेजर और माइनर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ था। यहां पर हम लिखेंगे बेटा CH3 CH, और यहां पर CH3, यहां पर क्लोरीन, ये हमारे पास क्या होगा बेटा जी मेजर होगा। यहां पर देखेंगे तो हमारे पास CH3 CH2 और CH2 Br ये जाएगा, और इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा माइनर कहेंगे। और भाई प्लस CH3 CH, और यहां पर CH3, यहां पर Br, इसको आप क्या कह दोगे बेटा जी मेजर कह दोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर CH3, और यहां पर CH2, यहां पर Cl, इसको आप क्या कहते थे मेजर। और भाई यहां पर CH3, यहां पर CH3, और बेटा H, सॉरी H हटा दो, यहां पर CH3, यहां पर क्लोरीन, इसको आप क्या कहोगे बेटा जी माइनर। लेकिन जब ब्रोमिनेशन करते थे तो हम लोग लिखेंगे CH3 CH, और यहां पर CH3, यहां पर CH2, और यहां पर Br, ये होता था हमारे पास माइनर, और प्लस CH3 C और CH3, और यहां पर CH3, यहां पर Br, इसको कहते थे आप लोग मेजर। अब मुझे बताइए बेटा किन किन बच्चों के ये सारे की सारी रिएक्शन मैच हो गई? बताइए बेटा, क्या आज ये जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है, ये जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है बेटा, ठीक है, इसमें क्या आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया, यस और नो? सारी की सारी रिएक्शन मैच हो गई बेटा? आज नहीं, शायद कल मिलेगी DPP, कल मैं 2 DPP लगवाऊंगा, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब देखो बेटा फ्रोम एल्कीन, ठीक है, एल्कीन से आप लोगों को क्या बनाना है बेटा फ्रोम एल्कीन। अब एल्कीन की कुछ रिएक्शन होंगी जो आपको करके दिखानी है, और क्योंकि ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, आपको करा, ठीक है।
अब देखो बेटा पहली रिएक्शन होगी हमारे पास CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस के Cl2, यहां गैसियस है और यहां पर बेटा CCl4 सॉल्वेंट है, ध्यान रखना। दूसरी रिएक्शन होगी बेटा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस के क्लोरीन, यहां पर गैसियस है, सॉल्वेंट यहां पर CCl4 है, ध्यान रखना। तीसरी रिएक्शन देखेंगे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्लोरीन ऐसे ले रखा है एक्वस में, तो क्या करना है। फोर्थ रिएक्शन अगर आप देखोगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस, यहां गैस ही है पर यहां पर आपको 773 केल्विन दे रखा है। तो जितने भी सारे कंफ्यूजन हो सकते थे वो सारे कंफ्यूजन इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि भाई अगर हम नॉर्मल क्लोरीन लेंगे तो हमारे पास पता है कि भाई क्लोरीन गैस है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे दोनों तरफ क्लोरीन क्लोरीन एंटी मैनर में जुड़ जाएंगे, यहां पर भी। लेकिन ये गैसियस है तो यहां पर भी क्लोरीन क्लोरीन ऐसे जुड़ जाएंगे। यहां एक्वस है तो इसको सिर्फ क्लोरीन नहीं सोचकर इसको हम क्या सोचेंगे बेटा HOCl, तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, और मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है बेटा कम। तो आप देखोगे यहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बेटा कम, तो OH इधर चला जाएगा, ठीक है, OH कहां चला जाएगा इसके पास, और Cl कहां चला जाएगा बेटा इसके पास। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH और यहां पर CH2, इधर आपने Cl लिखा, इधर आपने OH लिखा। फिर आप लोगों को याद होगा 773 अभिक्रिया जो होती थी बेटा ये वाली रिएक्शन, तो यहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करती थी, राइट। तो जो क्लोरीन रेडिकल आएगा बेटा वो इस वाली पोजीशन पे ज्यादा अच्छे से अटैक करेगा क्योंकि यहां का रेडिकल बनने वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो भाई यहां पर CH2 सेम, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 सेम रहेगा और यहां पर Cl। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये सारी रिएक्शन आप लोगों को मैच हो गई बेटा, यस और नो। क्या आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई, हाँ या ना। बहुत ठीक। सुहाना, रीमा, ईशांत, मानसी, क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरी रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX टाइप ऑफ एसिड। बेटा ये वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलरेडी डन है हाइड्रोकार्बोनिल वाले चैप्टर में, ठीक है। और एक और रिएक्शन आप लोगों ने करी होगी, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो मुझे एक बात बताइए भाई, इन रिएक्शनों को मैं करवाऊं या फिर मैं अगली कोई नई रिएक्शन करवाऊं, क्योंकि ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है बेटा, तो इसको भी हम यही लिखेंगे ऑलरेडी डन, ठीक है, ऑलरेडी डन। इसको मैं पढ़ाऊं या बेटा फिर अगली कोई रिएक्शन समझाऊं। न्यू रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। तो न्यू रिएक्शन पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए प्रिपरेशन तो दूर की बात है, मुझे पहले इनकी ना केमिकल रिएक्शन पढ़ानी पड़ेगी, इनका मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, पहले वाले में कार्बोकटायन हो बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, और यहां पर एंटी मार्कोनिकोव, बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डन। अब यहां पर ना एक रिएक्शन मैकेनिज्म है जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, एक रिएक्शन मैकेनिज्म है जो कि हमें पढ़ना है। अब हमारे पास जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हमारे पास ना बेटा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है SN1 जिसको हम बोलते हैं SN1 जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। और दूसरा टाइप होता है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म, SN2। अब इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बेटा क्या, जो केमिकल काइनेटिक्स वाला ऑर्डर होता है वो होता है 2। तो इन दोनों मैकेनिज्म को सीखने के बाद ना आप लोगों की जो बाकी प्रिपरेशन है और केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो बिल्कुल आसान होने वाली है। तो भाई सबसे पहले आप मुझे बताएं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि जो 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं, 2 डिग्री भी दे सकते हैं, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, उन्होंने ऐसा पढ़ रखा होता है। अब मैं यहां पर आज आपको बहुत अलग से और बहुत बारीकी से समझाऊंगा SN1 मैकेनिज्म के बारे में, SN1 मैकेनिज्म के बारे में। पहला क्वेश्चन तो यह है भाई हमारे माइंड में कि कौन कौन से कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन दे सकते हैं, कि विच एल्काइल हैलाइड कैन गिव SN1 रिएक्शन। हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है बेटा, विच एल्काइल हैलाइड या कोई भी ग्रुप कंपाउंड होगा, ठीक है, और अदर कंपाउंड कैन गिव SN1 मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन। अब उसमें हम लोग ये नहीं देखते बेटा कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसा इसका आंसर नहीं है कि भाई हम कहेंगे कि भाई 3 डिग्री वाले देंगे, 2 डिग्री वाले देंगे, 1 डिग्री वाले नहीं देंगे। देखिए समझिएगा, इसका जो आंसर होगा वो समझना पहले बेटा, ठीक है। इसका सिंपल ही आंसर ये होगा, द RX का मतलब होता है हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, which can form stable carbocation, ठीक है। The RX which can form stable carbocation can give SN1 रिएक्शन। अब उसमें यहां पर मैं ढेर सारे एग्जांपल लिखवाने वाला हूं, जैसे बिल्कुल हो जाएंगे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे, जब आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके जैसे, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर सबसे पहले अगर मैं मिथाइल क्लोराइड की बात करूं, अगर मैं यहां पर CH3 इथाइल क्लोराइड की बात करूं, या बेटा मैं यहां पर CH3 CH और CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसकी रिएक्शन की बात करूं, CH3 CCH3 और भाई CH3 Cl इसकी बात करूं, या फिर मैं ऐसे बेंजीन रिंग ली, यहां पर CH2 यहां पर क्लोरीन लिया, ठीक है। अब यहां पर मैंने ऐसे ले रखा है भाई C डबल बॉन्ड, यहां पर क्लोरीन ले रखा है, ठीक है। यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl ये ले रखा है, फिर मैंने यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी आयोडीन ले सकता हूं मैं ना, ये इनकी बात कर रहा हूं। फिर मैंने यहां पर इस तरीके से ये हमारे पास 3 डिग्री हेलो एल्केन है, चाहे यहां पर क्लोरीन ले लें और चाहे यहां पर कुछ भी ले लें। तो बेटा एक बात सुनते हैं सबसे पहले, हमारे पास जो कुछ भी दे रखा होगा, ठीक है, हमारे पास जैसे ये दे रखा है कि भाई कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 दे सकता है, कौन सा SN1 नहीं दे सकता, तो आप हेलोजन को और कार्बन को हटा दो। हमें पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसे मानो, और फिर उस बेसिस पर यहां पर कार्बोकैटायन बनाकर देखो, तो यहां पर कार्बोकैटायन क्या बना बेटा, मिथाइल कार्बोकैटायन। और आपको पता है कि इस पर कोई रेजोनेंस, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई खास खतरनाक कुछ लग नहीं रहा।
तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हमारे पास होगा अनस्टेबल कैटेगरी का, ये स्टेबल कैटेगरी में नहीं आता है। जब आप इस क्लोरीन को हटाओगे तो यहां पर एक कार्बोकटायन बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये भी अनस्टेबल की कैटेगरी में ही जाता है क्योंकि इस पर कोई खास रेजोनेंस नहीं लग रहा है। अब जैसे आप यहां पर क्लोरीन हटाओगे तो 2 डिग्री कार्बोकटायन को हम रिलेटिवली स्टेबल मानते हैं, ठीक है, तो इसको हम स्टेबल की कैटेगरी में डालेंगे। क्लोरीन को हटाओगे बेटा तो यहां पर CH3 C और यहां पर CH3 और यहां पर CH3, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, राइट, ये क्या बना बेटा, 3 डिग्री कार्बोकटायन बना। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगर मैं इस क्लोरीन को हटाकर देखूं तो मेरे पास इस तरीके से बेंजाइलिक कार्बोकटायन बनेगा जिसको रेजोनेंस यानी रिंग का रेजोनेंस क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, तो ये भी क्या होगा बेटा, स्टेबल कैटेगरी में आ गया। लेकिन जब क्लोरीन को आप बेंजीन रिंग से हटाओगे तो आपने देखा यहां पर डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और डबल बॉन्ड अपना कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I, क्या लगाता है, -I इफेक्ट। तो ध्यान रखना बेटा यहां पर कार्बोकटायन स्टेबल नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया बेटा, अनस्टेबल। यहां पर भी अगर आप क्लोरीन को हटाओगे तो डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर ही यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट ऊपर ही कार्ब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये भी क्या होगा बेटा, अनस्टेबल, ठीक है। अब जब इसकी बात करोगे यहां पर क्लोरीन हटा के देखो तो यहां पर आपको जो भी कार्बोकटायन बनेगा उसको इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस मिलेगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इसको हम किस कैटेगरी में लिख देंगे बेटा जी, स्टेबल। अब यहां पर देखो जब इस क्लोरीन को हटाओगे तो यहां पर हमारे पास कार्बोकटायन क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा। ध्यान रखना ये कार्बोकटायन है तो 3 डिग्री, मैं ये मान लेता हूं कि 3 डिग्री कार्बोकटायन है ये, पर ये कार्बोकटायन नॉन प्लेनर है बेटा, क्या है ये, नॉन प्लेनर। तो कार्बोकटायन वही स्टेबल माना जाता है जो 3 डिग्री तो हो ही हो, साथ में प्लेनर भी हो। अगर आपने कार्बोकटायन की प्लेनरिटी को लूज कर दिया है तो आप समझ जाना कि वो अनस्टेबल की कैटेगरी में आता है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा बेटा, अनस्टेबल की कैटेगरी में आएगा। सेम अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की CH3O CH2Cl कि भाई यहां पर SN1 रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो आप यहां पर क्लोरीन को हटाना तो आप देखोगे यहां पर CH3O CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहां पर लोन पेयर है, चाहे तो आप इसको ऐसे मान लो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जा सकते हैं बेटा, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इस कार्बोकटायन को भी आप स्टेबल की कैटेगरी में रखोगे। अब चाहे वो 1 डिग्री हो ना हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखा जाए, जहां जहां पर मैंने लिखा है कि भाई कोई कार्बोकटायन अनस्टेबल है तो ध्यान से देखना वो कंपाउंड हमारे पास SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। जो कार्बोकटायन हम ये भी अनस्टेबल है तो ये कंपाउंड भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। अब ये कार्बोकटायन है 2 डिग्री स्टेबल है तो हमने इसको कहा कि भाई ये SN1 रिएक्शन दे देगा। सेम यहां पर देखिए बेटा कि यहां पर क्लोरीन हटाओगे 3 डिग्री कार्बोकटायन बना स्टेबल है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये भी SN1 रिएक्शन दे देगा, ठीक है। 2 डिग्री वाला दे देगा बेटा, सॉरी स्टेबल है ना, स्टेबल वाले दे देंगे। और इधर देखो यहां पर इसका कार्बोकटायन क्या है, स्टेबल, तो ये कंपाउंड भी SN1 रिएक्शन दे देगा। इसका कार्बोकटायन क्या है, अनस्टेबल, तो ये बेटा जी SN1 नहीं देगा। फिर यहां पर बात करेंगे इसका क्या है, अनस्टेबल, तो बेटा ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। अब यहां पर देखो इसका कार्बोकटायन क्या है, स्टेबल, तो ये बेटा जी हमारे पास SN1 रिएक्शन दे देगा। इसका कार्बोकटायन क्या है बेटा, अनस्टेबल, तो ये कंपाउंड 3 डिग्री होने के बावजूद भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। और ये कंपाउंड देखो भाई यहां पर भले ही कोई डिग्री विग्री ना हो, हमें लग रहा हो कि यहां पर तो भाई स्टेबिलिटी है नहीं, लेकिन जब हम इसका कार्बोकटायन बना के देखेंगे हमें पता चलेगा कि भाई वो तो स्टेबल बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड भी SN1 रिएक्शन दे देगा। अब मुझे बताइए सिंपल सिंपल भाषा में, अगर कोई 4 ऑप्शन दे दे और वो ये पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन कौन से कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन दे सकते हैं और कौन कौन से कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन नहीं दे सकते, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे बेटा, यस और नो, क्या ऐसे, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना बेटा, नोट पॉइंट, more the stability of carbocation,
more will be the rate of SN1 रिएक्शन। किसी भी SN1 रिएक्शन में जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा SN1 रिएक्शनों में। ठीक है, ठीक है जी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों? यस और नो? अब देखो बेटा, यहां पर हम बात करेंगे देखो SN1 रिएक्शन की बात। SN1 रिएक्शन occurs in 2 स्टेप्स। एक मिनट देना बेटा मुझे एसी 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 एसी। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप्स। पहला क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। स्टेबल कार्बोकैटायन, जैसे कि आप लोग यहां पर देखेंगे, हमारे पास कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड ले लिया, ऐसा एल्काइल हैलाइड ले लिया बेटा जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता हो। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी रिंग में, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता हो और वहां पर पॉसिबिलिटी हो रीअरेंजमेंट करने की, तो आप वहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करेंगे। तो यहां पर इसी के बराबर में एक नोट पॉइंट लिख भी लेना साथ में, नोट पॉइंट, इफ पॉसिबल rearrangement of carbocation will take place। rearrangement of carbocation will take place। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखना बेटा, इफ पॉसिबल rearrangement of carbocation will take place। अब इधर देखो एक बात, ये जो पहला स्टेप होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का, इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम लोगों को एक बात समझ में आ गई, जब हमारे पास इस वाले स्टेप की बात करो तो इस वाले स्टेप में कहीं न्यूक्लियोफाइल तो आया नहीं, यहां पर तो सिंपली क्या हुआ बेटा कि सिर्फ एल्काइल हैलाइड ले रखा है हमारे पास। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना बेटा, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ RX। RX मतलब जो भी एल्काइल हैलाइड होगा उसकी पावर 1, और बेटा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0। और ठीक है, अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग दिखा सकते हो बराबर रेट कांस्टेंट और भाई RX। इससे हमें यह बात पता लगी कि अगर हमारे पास यहां पर एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगी। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन को ट्रिपल करोगे तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे ही आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स बनेगी। इससे ही आपको यह सोचना है कि अगर पॉसिबल हुआ तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी करना है। अब दूसरी चीज क्या है जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी कार्बोकैटायन होता है ना बेटा, सेकंड स्टेप देखिएगा, सेकंड स्टेप जिसको हम बोलते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, वो कार्बोकैटायन पर होगा, यानी कार्बोकैटायन पहले से ही बना हुआ है। जैसे हमने कहा कि ये कार्बोकैटायन है, पहले से ही बना हुआ है। कोई भी कार्बोकैटायन जो होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एक प्लेन में होता है। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, अगर मैं
इस वाले बॉन्ड को थोड़ा ऐसे डार्क दिखा दूं तो आप लोग का जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये मैंने ऐसे छोड़ दिया, ऐसे भी लग सकता है, और ऐसे भी लग सकता है, मतलब इन्वर्जन भी हो सकता है और बेटा इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। एक और पॉइंट, इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन या मैकेनिज्म, इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ टेक प्लेस, ठीक है। अगर हमारे पास रिएक्शन करने वाला कोई अल्काइल हैलाइड पहले से ही अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा वो इनेंशियोमर बनेंगे, और इनेंशियोमर का मिक्सचर क्या कहलाता है, रेसमिक मिक्सचर। अगर ये पहले से ही क्या होता है बेटा, हमारे पास काइलस सेंटर होता है इसके अंदर, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता था, नीचे भी अटैक कर सकता था। तो उससे हमारे पास क्या होता है कि दो ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जो आपस में मिरर इमेज है एक दूसरे की। बिल्कुल सही बात है, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है बेटा, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इन्होंने बोला कि इफ RX इज ऑप्टिकली एक्टिव then द कंपाउंड, ठीक है, इफ RX इज ऑप्टिकली एक्टिव देन द कंपाउंड, या कह सकते हैं देन द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एज रेसमिक मिक्सचर, एज रेसमिक मिक्सचर। क्या ये पॉइंट याद आ गया बेटा सभी को, यस और नो? रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर बिल्कुल सही है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एक और पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को, अगला वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनना यहां पर कि जो हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है उसमें एक तो लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। भाई देखो कुछ चीजें आप लोगों को मैं याद ही करवा रहा हूं, स्टेटमेंट ही लिखवा रहा हूं, क्योंकि इन स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब 2 घंटे की क्लास में अगर हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर लगेंगे कई सारे लेक्चर। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट वो वाली बातें करनी है जो हमारे पास जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट में वो कॉन्सेप्ट हमें रिकॉल हो जाए, क्वेश्चन देखते ही हमसे बन जाए। तो एक पॉइंट और ध्यान रख लेना भाई इसमें, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट like water is used in SN1 reaction, SN1 रिएक्शन। अब देखो बेटा यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, कि भाई ये तो हमें बात समझ में आ गई। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें ना तो SN1 रिएक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं होते। SN1 रिएक्शन में यूज होते हैं मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल। मॉडरेट मतलब वीक टाइप के न्यूक्लियोफाइल। क्यों, मैं बताता हूं रीजन इसके पीछे। क्योंकि यहां पर जो लिविंग ग्रुप है ना, यानी हेलोजन, वो पहले से निकल चुका है, कार्बोकैटायन पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ जाना है, अटैक करना है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेते। जैसे अगर हमें OH- को लगाना हो तो OH- वाटर के अंदर भी होता है, OH- NaOH के अंदर भी होता है। अब NaOH एक आयनिक कंपाउंड है तो वहां पर OH- एक प्योर फॉर्म में है, ठीक है। और अगर बेटा जी हम वाटर की बात करें तो वहां पर OH- उतना ज्यादा नहीं है, तो वाटर के अंदर जो OH है वो कहीं ना कहीं वीक है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रख लेना बेटा, मॉडरेट अगर पहचान करनी हो, मॉडरेट और वीक न्यूक्लियोफाइल will used in SN1 reaction, SN1 रिएक्शन।
ये बेटा मैकेनिज्म था SN1 का। H2O लेंगे, बिल्कुल सही बात है, H2O लेंगे, वेल डन। अब बेटा मैं यहां पर स्लाइड ना बिल्कुल ब्लैंक कर रहा हूं, और ब्लैंक स्लाइड करते ही अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर बात कर रहा हूं। पहले मुझे बताइए SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, और इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा सर जी SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा बेटा कि जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनते होंगे तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो क्या बेटा SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? आप कहोगे सर बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर बन सकता है। मैंने कहा ठीक है। इसमें सॉल्वेंट किस प्रकार का लेते हैं? तो आप कहोगे सर जी यहां पर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें ना, सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट यहां पर SN पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, लाइक वाटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आने लगी हैं धीरे धीरे, सारी बातें बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा मुझे बताओ SN1 रिएक्शन में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल सही। अब जरा देखो बेटा यहां पर आगे की कहानी, थोड़ी आगे कहानी देखना। मुझे ना आप लोगों को एक पॉइंट पढ़ाना है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। शायद मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में भी कम बताया हो, न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल होते क्या है। ठीक है, हाँ SN2 में पड़ेगा। तो बेटा द स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में ना बेटा अलग अलग कैटेगरी के न्यूक्लियोफाइल हैं, और उनमें हमें ना ये चेक करना है कि कौन बेहतर न्यूक्लियोफाइल है और कौन बेकार न्यूक्लियोफाइल है। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले हमारे पास होंगे पोलर न्यूक्लियोफाइल, पोलर न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर। फिर हमारे पास न्यूट्रल, न्यूट्रल पोलर का मतलब है नेगेटिव चार्ज वाले, पोलर का मतलब भी बता देता हूं, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर। फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, फिर हमारे पास एल्कीन, और फिर हमारे पास बेंजीन, यानी जो जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन है बेटा मेरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं CH3 लोन पेयर नेगेटिव, NH2 यहां पर OH माइनस, और बेटा F माइनस, ये सब पे नेगेटिव चार्ज है। तो इनको आप दूसरों से तो कोई कंपेयर कर नहीं सकते। आपको देखना पड़ेगा कि इनमें कॉमन चीज क्या है, कि ये एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, वो है पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड से। और बेटा जब हम कोई भी किसी को कंपेयर करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी को, तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा यहां पर एक लोन पेयर है, यहां पर 2 लोन पेयर है, यहां पर 3 लोन पेयर है, यहां पर 4 लोन पेयर है, तो बेटा न्यूक्लियोफाइल F माइनस हो सकता है? नहीं। जब कभी भी हम पीरियड की बात करते हैं बेटा, तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे बेटा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा दोस्तों, वो होगा हमारे पास CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, ऐसे करके। क्या आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों? यस और नो? चलिए अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा भाई, यहां पर I माइनस है,
यहां पर Br माइनस है, क्लोरीन माइनस है और F माइनस है। तो यहां पर हम देखते हैं बेटा जी साइज को, जब एक ही ग्रुप की बात होती है ना, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्या है, साइज है। तो यहां पर हम देखते हैं बेटा जी साइज को, ठीक है। जिसका भी साइज ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब साइज के मैटर में कौन बड़ा है बेटा, यहां पर I माइनस। तो जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे, ठीक है, जब यहां पर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे बेटा, तब हमारे पास I माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर बेटा F माइनस, ये होगा। बिल्कुल ठीक है। अब बेटा मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जो मिक्स है। मिक्स का मतलब हो गया OH माइनस, H2O, ठीक है, और भाई NH2 माइनस, और भाई यहां पर अमोनिया। अमोनिया इसमें क्या है बेटा, हमारे पास न्यूट्रल भी है और नेगेटिवली चार्ज भी है। तो अगर मैं यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे बेटा, हां बेटा साइज मैटर करता है। अब इधर देखिए यहां पर OH माइनस और NH2 माइनस, मैंने बोला था कि जो नेगेटिव चार्ज वाले लोन पेयर के साथ होंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे बेटा, और जो न्यूट्रल होंगे लोन पेयर के साथ वो बाद में देखेंगे। तो ये बात तो कंफर्म है कि OH माइनस और NH2 माइनस में से कोई एक पहले आएगा। पर जब आप OH माइनस और NH2 माइनस को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि NH2 माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। यहां इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है बेटा, नाइट्रोजन। तो इसी वजह से जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा बेटा, NH2 माइनस, फिर होगा OH माइनस, फिर यहां पर O और नाइट्रोजन में कंपेयर करोगे तो फिर हमारे पास जाएगा अमोनिया, क्योंकि ये भी एक ही पीरियड का है, और यहां पर H2O। तो क्या आप लोगों का थर्ड आंसर मैच हो गया बेटा, NH2 माइनस, OH माइनस, NH3 और वाटर, यस और नो? रीमा का हो गया, ठीक है भाई। अब देखो बेटा आगे कहानी। अब हम बात करेंगे बेटा SN2 मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह होगा कि SN2 रिएक्शन देगा कौन, ठीक है भाई। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, दिस मैकेनिज्म occurs in single step in which attack of nucleophile and removal of leaving group take place साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कोई कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बनता, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और वो क्या होती है जरा देखिए, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और भाई RCH2X, यहां पर मान लो हमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ये जैसे इस पर अटैक करेगा दोस्तों, तो ध्यान रखना R, H और H ऐसे तो लगा ही रखा है, यहां पर R था, तो ये जो लिविंग ग्रुप निकलेगा यहां से, अगर ये बेटा ऐसे था X, तो ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, डिसोसिएट। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा होगा बेटा, अटैक कर रहा होगा। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं बेटा क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में एक कार्बन 5 बॉन्ड के साथ एक साथ इन्वॉल्व हो रहा है।
तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना बेटा, ये हमारे पास अनस्टेबल होती है। 5 बॉन्ड का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अनस्टेबल है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। तो अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, एक्स ग्रुप बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो CSAH HR ऐसे लग जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि इधर जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकलता है न्यूक्लियोफाइल उसके पीछे से अटैक करता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना भाई, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी यूज हो रहा है और भाई एल्काइल हैलाइड भी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसका जो केमिकल काइनेटिक्स का रेट लो होगा वो होगा K कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एल्काइल हैलाइड दोनों पर ही डिपेंड करेगा। अगर आप न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर आप इसकी रिएक्शन बढ़ाओगे तब भी हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब भी हमारे पास SN1 रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब क्योंकि अटैक यहां पर पीछे से हुआ है, तो एक बात ध्यान रखना बेटा, 100% इन्वर्जन टेक प्लेस इन 100% इन्वर्जन टेक प्लेस इन SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। 100% रिएक्शन इन्वर्जन टेक प्लेस इन SN2 रिएक्शन। तो भाई फटाफट इसको नोट करें ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं बेटा। चलिए, हो गया क्या? अब आपने एक चीज और देखी होगी बेटा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक भी करना पड़ रहा है, मतलब अपने साथ अपना बॉन्ड भी बनाना पड़ रहा है, और साथ ही साथ यहां पर लिविंग ग्रुप को भी हटाना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि जो न्यूक्लियोफाइल यूज होगा यहां पर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा SN2 रिएक्शन में, या बेटा वीक या मॉडरेट से ही काम चल जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि भाई यहां पर दो काम करने पड़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को, अपना बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा कार्बन के साथ और लिविंग ग्रुप को हटाना भी पड़ेगा। तो इसका इस बार मजबूत होना या स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो एक नोट पॉइंट लिखेंगे भाई यहां पर, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल बी यूज्ड इन SN2 रिएक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो यूज होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो यूज होंगे SN2 रिएक्शन में। और एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे भाई, यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विल बी यूज्ड इन SN2 रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, ये इसका स्ट्रक्चर है भाई DMSO। ये ज्यादातर यूज होता है इस रिएक्शन में। ऑर्गेनिक में बेटा 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 से ऊपर ही आते हैं, 10 से तो हमेशा ही ऊपर आएंगे। देखिए अब यहां पर DMSO, अब यहां पर देखो भाई, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विल बी यूज इन SN2 मैकेनिज्म। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, ये NCERT के बेसिस पे है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जब मैं इसको बहुत हाई स्टैंडर्ड की बुक से बात करता हूं या फिर मैं कोई क्लेडन वगैरह की बात करता हूं, तो फिर हमारे पास ऑर्डर वही रहता है I-, Br-, F-, सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। CCl4 बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CCl4 तो नॉन पोलर हुआ ना, यहां पर पोलर भी चाहिए। तो ध्यान रखना यहां पर आपको, क्योंकि ये NCERT में मेंशन्ड है और इसके ऊपर क्वेश्चन जेई जो है पहले पूछ चुकी है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बदल नहीं सकते।
तो यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा हेलोजेंस में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इसको SN1 से SN2 में उल्टा कर देना। ठीक है, हालांकि ये लॉजिकल नहीं है, वो अपने हिसाब से लॉजिक देंगे, पर जब इसके हाई स्टैंडर्ड की बुक पढ़ोगे, जैसे जोनाथन क्लिटन वगैरह पढ़ोगे, तो वहां पर यही ज्यादा स्टेबल हो, यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और इसके सब्स्टिट्यूट जब इसको करता है तो उसके कारण अलग होते हैं, मतलब सॉल्वेंट वगैरह पर इफेक्ट करता है ये। अरे पोलर अप्रोटिक में बताता हूं। पोलर प्रोटिक तो होंगे बेटा वो जहां पर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होगा, जैसे फोन के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। सुनना मेरी बात को, जैसे जिसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, जिस सॉल्वेंट के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, आरएमजीएक्स की प्रिपरेशन में पढ़ाया था ना भाई, क्या होता है ये, वहां पर एल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ाया था कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है। सोच लेना कि जिस सॉल्वेंट में एक्टिव हाइड्रोजन है वो पोलर प्रोटिक है, जिसके पास भी H+ है। और जिस सॉल्वेंट के अंदर वो पोलर तो है पर उसके पास H+ नहीं है, आप देखोगे यहां पर क्या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है, नहीं, तो फिर इसको हम लोगों ने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहा। जो प्रोटोन है, प्रोटोन एप्रो, वो H+ से आता है। ठीक है, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब देखो बेटा, इतना कराने के बाद अब यहां पर हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि भाई, ये क्वेश्चन भी तो आता है कि भाई कौन कौन से कंपाउंड है जो SN2 रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, फिर रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया, विच एल्काइल हैलाइड कैन गिव SN1, सॉरी SN1 का तो हो गया, SN2 रिएक्शन। अब यहां पर देखना बेटा, सबसे पहले इसका जो आंसर होगा, ठीक है भाई, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। हमारे पास जहां पर हेलोजन है ना, हेलोजन लगा है, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए और वो sp3 होना चाहिए। एक तो वो कार्बन sp3 हो, ठीक है, और दूसरी पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन हो, बस। तो वो SN2 रिएक्शन दे देगा, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला भाई कुछ एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाता हूं। जैसा कि मैंने कहा CH3 क्लोरीन, CH3 CH2 क्लोरीन, CH3 CH3 यहां पर क्लोरीन, CH3 यहां पर क्लोरीन, फिर मेरे पास CH2 क्लोरीन, CH3O, CH2Cl, क्लोरीन, बेंजीन रिंग के साथ सीधा Cl। आप देखो बेटा, यहां पर जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, बेटा, तो यहां पर इसके ये sp3 हाइब्रिड भी है और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन होता है छोटा आकार का, तो न्यूक्लियोफाइल को पीछे अटैक करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को ज्यादा भाव नहीं देता। तो यहां पर हम कहेंगे बेटा कि यहां पर SN2 रिएक्शन हो जाएगी। इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन sp3 है, तो हम कहेंगे बेटा ये भी SN2 रिएक्शन दे देगा। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और sp3 है, तो हम कहेंगे बेटा जो 2 डिग्री है वो भी SN2 रिएक्शन दे देगा। ये कार्बन sp3 तो है पर यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कहेंगे बेटा कि ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है और इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे कि ये SN2 रिएक्शन दे देगा। ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है और इसके पास बेटा जी कम से कम एक हाइड्रोजन भी है, तो ये भी SN2 रिएक्शन को दे देगा। यहां पर देखो sp3 हाइब्रिड है और बेटा इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो ये हमारे पास SN2 रिएक्शन दे देगा। यहां पर पहली चीज तो ये है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, sp3 है ही नहीं, तो पहला क्वेश्चन हो गया कि SN2 रिएक्शन तो ये नहीं देगा, और सेम SN2 रिएक्शन बेटा जी ये भी नहीं देगा। तो क्या आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना आ गया बेटा कि कौन सा कंपाउंड SN1 देगा और कौन सा कंपाउंड SN2 देगा, यस और नो? बोले बोले।
क्या आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया बेटा कि कौन सा कंपाउंड SN1 देगा और कौन सा कंपाउंड SN2 देगा? चलो डन, बहुत बढ़िया। SN1 SN2 समझ में आ गया भाई। अब ध्यान रखना बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। एक साथ समझा रहा हूं बेटा मैं। देखो देखो सबसे पहला क्या होगा बेटा, पहला कॉन्सेप्ट समझना, देखना कैसे है। व्हेन आर जो है वो डिफरेंट है, आर जो है डिफरेंट है और हेलोजन सेम है। हेलोजन क्या है बेटा? सेम है। तो देखो भाई यहां पर सबसे पहले अगर मेरे पास CH3 यहां पर CH3 यहां पर CH3 क्लोरीन है, कोई भी हेलोजन ले सकता हूं मैं क्योंकि मैंने तो सेम ही कर रखा है। CH3 CH CH3 यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन है। इवन इसको आप कह सकते हो कि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो अगर हम रिएक्टिविटी निकालना चाहे बेटा किसमें, रिएक्टिविटी इन SN1 में, तो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे। तो यहां पर कार्बोकैटायन क्या है बेटा? स्टेबल बनेगा और वहां पर कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं बनेगा। तो जो रिएक्टिविटी होगी वो होगी हमारे पास 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले की। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें इन SN2 की, तो SN2 में हम देखते हैं कि जहां पर अटैक करने, इस वाले कार्बन में मान लो अटैक होगा, इस वाले कार्बन में मान लो अटैक होगा, इस वाले कार्बन में मान लो अटैक होगा, तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, भीड़ भाड़ कम होगी, वहां पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छे से अटैक कर सकता है। तो फिर हमारे पास SN2 में क्या होगा बेटा? 1 डिग्री वाले की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, फिर 2 डिग्री वाला और फिर 3 डिग्री वाला। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है। व्हेन, इस बार आर सेम है एंड एक्स यानी हेलोजन आर डिफरेंट, हेलोजन आर डिफरेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, CH3 CH3 और CH3 यहां पर फ्लोरीन है, CH3 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 यहां पर क्लोरीन है, फिर यहां पर CH3 C और यहां पर CH3 और CH3 और यहां पर ब्रोमीन है और CH3 C और यहां पर CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर बेटा हमारे पास आयोडीन है। तो हम ये देखेंगे बेटा कि कौन जल्दी से कार्बोकैटायन बनाएगा, और कार्बोकैटायन बनाने के लिए कार्बन और हेलोजन वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ वो ज्यादा है, मैक्सिमम है। और जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बेटा वो बॉन्ड वीक होगा, और जब वो बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा और कार्बोकैटायन ज्यादा बनेगा। तो SN1 रिएक्शन में, ठीक है, अगर हम यहां पर SN1 की बात करें, रिएक्टिविटी इन SN1 की बात करें दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई अगर ये हमारे पास A है या B है, C है और D है, तो हम लोग कहेंगे RI विल बी मोर रिएक्टिव। फिर हमारे पास R सेम है ना, RBr, फिर RCl और RF जो होगा वो लीस्ट होगा। ठीक,
अब यहां पर देखो बेटा नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऐसे कंपाउंड लें जैसे CH3 फ्लोरीन, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन, हमें इतना तो आइडिया लग गया कि ये SN1 तो नहीं देगा, ये SN2 देगा। तो बेटा रिएक्टिविटी इन SN2, तब भी हम यही कहेंगे बेटा कि भाई देखो R तो सेम है, स्टेरिक हिंड्रेंस तो सेम है, न्यूक्लियोफाइल तो सेम अटैक करेगा, लेकिन कार्बन आयोडीन बॉन्ड बड़ा है, जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी से वो हट भी जाएगा। तो फिर भी हम यही कहेंगे RI और RBr, RCl, RF, और ये जो है ना बेटा जी एक तरीके से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये इन सब में मोस्ट रिएक्टिव यही होगा SN2 में, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और लिविंग ग्रुप भी सबसे बढ़िया है। ठीक है, और अगर इनके लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी का ऑर्डर लिखना हो भाई कि इनमें से बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है, लिविंग ग्रुप तो I माइनस सबसे बढ़िया होगा, फिर Br माइनस होगा, फिर Cl माइनस होगा और लास्ट में F माइनस होगा। आयोडीन जो है अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था साइज के हिसाब से। यही कारण है कि आयोडीन की अधिकतर रिएक्शनों को आप जब पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो रिवर्सिबल होती हैं। क्यों? वो अटैक भी अच्छा करता है, फिर हट भी अच्छे से जाता है, तो इसीलिए इसकी रिएक्शन ज्यादातर रिवर्सिबल होती है। नहीं 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 नहीं, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर था बेटा, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ये तो हेलोजन इसके साथ लगा है, ना कि इस पर आके लगा है, ये तो इन्हीं कंपाउंड पर रिएक्शन होगी। हाँ, और मैंने ये भी बताया था कि आयोडीन बेटर न्यूक्लियोफाइल भी है और बेटर इलेक्ट्रो वो भी है, लिविंग ग्रुप भी है। चलिए, इतनी सारी बात होने के बाद अब क्योंकि SN1 SN2 से हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है, मतलब ये हमें थोड़ा ध्यान में PYQs बेटा जैसे ही कोई सेशन आएगा, अभी जैसे आपका लास्ट में जो PYQ वाला सेशन आया था वो मैंने करवाया था लाइव, वैसे ही कराऊंगा बेटा। अभी तो मैं बस थोड़ा सा एक चीज पढ़ा दूं तुम्हें। अब यहां पर देखो बेटा, फ्रॉम एल्कोहल, जैसे हम लोगों ने एल्कीन से एल्केन से प्रिपरेशन चल रही थी, अब हमारे पास चलेगी फ्रॉम एल्कोहल। देखो बेटा, कुछ रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ रिएक्शन है जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है और वो आपको समझनी भी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास जो हमारे पास रिएक्शन आएगी वो आएगी लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो नाम होगा बेटा, इसको हम ग्रुप प्रोसेस भी कहते हैं, ग्रुप प्रोसेस, ठीक है, लुकास टेस्ट या ग्रुप प्रोसेस। इससे हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल भी फाइंड करते हैं कि भाई वो कौन सी डिग्री का अल्कोहल होगा, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है CH3C, जो मैं बोल रहा हूं बेटा वो सुनते जाओ और उसके नोट्स बनाते जाओ। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहां पर बेटा जी इससे भी आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाओगे, ठीक है। पहले पढ़ ले, ये सारी जेई मेंस की चल रही है अंकल, पढ़ ले थोड़ा सा, ठीक है। अभी तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे ना, कोई बात नहीं, अभी मारता हूं ना तुम्हें 2 मिनट के लिए ब्लॉक, मतलब कमेंट बंद कर दिए ताकि आप फोकस कर पाओ। 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा। तुम लोगों से ज्यादा चिंता मुझे है बेटा, टाइम पे सिलेबस करना और जो पढ़ा रहा हूं उसके जैसा आपको जेई में मिलना। मैं भी तो चाहता हूं कि जो मैं पढ़ाऊं वो तुम्हारे आए, वो तुम्हें देख के फायदा हो, तुम्हें उसको पढ़ के फायदा हो, तुम IIT में जाओ, सारी चीजों में तुम्हारे फायदे में ही मेरा फायदा है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग चीज है। पहली चीज ये है बेटा कि यहां पर हमारे पास पहले तो पूछा जाता है कि लुकास रिएजेंट क्या है, ठीक है, लुकास रिएजेंट। तो ये होता है बेटा जी कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट।
रिएक्शन क्या करोगे आप, जैसे यहां पर लिखा है HCl और यहां पर लिखा है एनहाइड्रस ZnCl2, यहां पर HCl एनहाइड्रस ZnCl2, HCl एनहाइड्रस ZnCl2, ये सारी की सारी रिएक्शन जो है ना बेटा, ये रूम टेम्परेचर पर हो रही है। सारी की सारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हो रही है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, एल्कोहल से H और इससे HCl से H निकालकर यहां पर पानी निकाल लेना डायरेक्ट। रुको रुको, ये तो यहां CH2 कर लेना भाई, ठीक है, ऐसे कर लेना। तो आपके पास वाटर बनेगा अलग। तो हमारे पास इस तरीके से यहां पर लग जाएगा क्लोरीन प्लस के H2O, कार्बन और यहां पर CH3, ठीक है। फिर अगले में CH3C, CH3H और Cl प्लस के H2O, और यहां पर लिखोगे आप नो रिएक्शन। कब बेटा, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होती जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो यहां पर ना बेटा हमें टर्बिडिटी मिलती है। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, मतलब पानी के अंदर अगर आप कुछ नाइसिल पाउडर हो गया, पाउडर नहीं होते पाउडर जो पानी में नहीं घुलते, उसको जबरदस्ती घुलाने की कोशिश करोगे तो पानी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल से अलग दिखेंगे, धुंधलापन दिखेगा पानी के अंदर। तो यहां पर जो टर्बिडिटी आती है बेटा, इसको टाइम के हिसाब से याद रखना है कि यहां पर टर्बिडिटी आती है इमीडिएटली, और यहां पर टर्बिडिटी आती है बेटा 2 से 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के बाद। और यहां पर आएगी बेटा नो टर्बिडिटी, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुई। तो कोई आप लोगों से ये पूछे कि भाई एक अल्कोहल था, उसने लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करी और एकदम से टर्बिडिटी आ गई, बताओ वो कौन सी डिग्री का था? तो याद रखना वो 3 डिग्री का था। अगर टर्बिडिटी आने में 2 से 3 मिनट लगे तो समझ जाना वो 2 डिग्री का था, और टर्बिडिटी आई ही नहीं तो समझ जाना कि वो 1 डिग्री कार्बोकटायन, वो 1 डिग्री अल्कोहल था। अब इसमें भी ये पूछा जाता है कि भाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन लुकास टेस्ट या ग्रुप प्रोसेस में वो क्या है? तो यहां पर बेटा 2 क्वेश्चन बनते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन लुकास टेस्ट या ग्रुप प्रोसेस, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री और फिर हमारे पास 1 डिग्री होगा। और भाई एक और ध्यान रखना, रिएक्टिविटी ऑफ HX एसिड इन लुकास टेस्ट। तो जो 4 एसिड होंगे ना बेटा, HI, HBr, HCl और HF, इनमें से जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतनी जल्दी H प्लस देगा, और जितनी जल्दी H प्लस देगा उतना जल्दी वो OH माइनस पे अटैक करेगा। जैसे हम लोग याद करो एल्कीन की प्रिपरेशन में H प्लस आता था, अल्कोहल से OH हटा के वहां कार्बोकटायन बना करते थे, सेम वैसे ही होगा बेटा यहां पर भी। तो यहां पर जो एसिड जितनी जल्दी H प्लस देगा, जो एसिड जितनी जल्दी H प्लस देगा वो उतनी जल्दी OH को हटा के कार्बोकटायन बनाएगा। और हमें पता है कि इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI, फिर HBr, HCl और HF। रीजन होता है कि HI की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है बेटा वो एसिड भी जल्दी से बॉन्ड तोड़ देता है, और जितनी जल्दी वो H प्लस देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। तो दोस्तों अब मैंने यहां तक जो है आपका कमेंट जो है चालू कर दिए हैं। तो मुझे बताइए क्या आप लोगों को लुकास टेस्ट समझ में आया, ग्रुप प्रोसेस समझ में आई बेटा? यस और नो? लुकास टेस्ट समझ में आया भाई? आर्यन, सदानंद और रीमा, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज और है बेटा, यहां पर रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन कभी नहीं होती। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा, CH3, CH2OH,
और आपने यहां पर लुकास रिएजेंट ले रखा है HCl, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, और यहां पर ले रखा है एनहाइड्रस ZnCl2, और यहां पर गर्म का साइन लगा दिया, यानी डेल्टा का साइन लगा दिया, तब इस रिएक्शन को हम लोग कर लेंगे, और तब हमारे पास बनेगा CH3 CH2Cl और प्लस के H2O। अब ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि अब इस रिएक्शन को आपने रूम टेम्परेचर पे नहीं कराया, इस रिएक्शन के लिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। डन भाई। अब देखो बेटा आगे कहानी, लुकास टेस्ट तो समझ में आ गया बेटा। हमारे पास ना तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, और एक और भी है जिनका काम ही है, उनका जन्मजात काम होता है। जैसे कोई कहता है ना कि भाई किसी सुनार का काम होता है सोना का काम करना, लोहार का काम होता है, ऐसे इनका काम है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनका काम है OH के स्थान पर हेलोजन को लगाना। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ PCl3 PCl5 और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 विद एल्कोहल विद ROH। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना भाई, पहली रिएक्शन अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं, यहां पर CH3 CH2OH PCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं बेटा, PCl3 के साथ, तो ध्यान रखना यहां पर आपको कुछ नहीं करना, बस OH के स्थान पर Cl लगा देना है, और बाय प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। इसके आप 3 करना। कभी कभी इस रिएक्शन को पूरा पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बाय प्रोडक्ट लिखवा दिया बेटा H3PO3। ठीक है, दूसरी रिएक्शन होगी बेटा हमारे पास CH3 CH2OH एल्कोहल प्लस PCl5, यहां पर CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, और यहां पर तीसरी रिएक्शन होगी बेटा हमारे पास CH3 CH2OH प्लस के SOCl2, जिसको हम थायोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। यहां पर हमारे पास सेम वही काम होगा, CH3 कोई भी अल्कोहल हो उसका OH को हटाना है, वहां पर Cl लगा देना है। ठीक है, ठीक है, और भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बाहर निकल जाएगी, HCl है बाहर निकल जाएगी, तो हमारे पास प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो इसके बाय प्रोडक्ट तो आप लोगों ने समझ ही लिए होंगे बेटा। एक बात ध्यान रखना, इस रिएक्शन को हम लोग डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये जो बेटा डार्जन रिएक्शन है, ये हमारे पास बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम एल्कोहल, क्योंकि यहां पर जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड HCl वो निकल जाती है, और प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड बनता है, इसीलिए हम इसको बेस्ट मेथड भी कहते हैं। और ये तीनों की तीनों जो मैकेनिज्म है बेटा, तीनों की तीनों जो रिएक्शंस हैं, कोई आप लोगों से पूछे कि किस प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो करती है, तो यहां पर ध्यान रखना कि दे फॉलो SN2 मैकेनिज्म। क्या यहां तक क्लियर हो गई बेटा बात, यस और नो? क्या यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों? बिल्कुल डन, ये याद भी आ गई होगी आपको, है ना? बहुत ठीक। ठीक है,
चलिए अब देखो बेटा आगे कहानी। अब यहां पर हम बात करेंगे बेटा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शनों के बारे में। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, अच्छा हैलोजन एक्सचेंज नहीं, रुको रुको रुको, इससे पहले एक और चीज पढ़ानी है भाई, अल्कोहल से ही चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। और ज्यादातर इसमें हम एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाएंगे बेटा, ठीक है। फॉर्मेशन करेंगे हम लोग एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड, उसकी एल्कोहल की अभी रिएक्शन चलेगी। ध्यान रखना एक छोटी सी बात का, अगर हमारे पास कभी भी कोई एल्कोहल है ROH, ठीक है, ROH, ठीक है, ये अल्कोहल है, तो यहां पर अगर हम रिएक्शन इसको Br से चेंज करना चाहते हैं और हमने रिएक्शन कराई NaBr के साथ, तो ध्यान रखना बेटा Br माइनस जो होता है वो OH माइनस के कंपैरिजन में वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। OH माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसके कंपैरिजन में, Br माइनस के। तो यहां पर हमें लिखना है नो रिएक्शन, ठीक। अगर मैंने अल्कोहल की रिएक्शन NaI के साथ करवाई तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, क्योंकि OH माइनस को सब्स्टिट्यूट करना बहुत मुश्किल है। पर अगर हमें फिर भी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HBr या HI के साथ करवाएंगे तब हमारे पास RBr या RI बन जाएगा। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे हुआ, ये तो Br माइनस HBr के कंपैरिजन में तो वैसे भी वीक है ना, ये कैसे हुआ होगा। तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा बेटा, यहां पर SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन हो सकती हैं, SN1 या SN2 दोनों ही टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा समझना है बेटा, प्रेफर करेंगे पहले चेक करेंगे SN1 रिएक्शन को, फिर बाद में हम चेक करेंगे SN2 को। देखना कैसे, यहां पर बेटा सबसे पहले हमने क्या लिखा, नोट पॉइंट, इन दोनों में यानी इस वाले केस में यहां पर बिल्कुल देसी भाषा बात चल रही है, यहां पर SN1 और SN2 दोनों में से कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बट पहले SN1 चेक करेंगे, SN1 देन SN2, ठीक है, देन SN2। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा दोस्तों कैसे, मतलब कराने के ही पता चलेगा, बिना करा के तो कोई फायदा है नहीं भाई, राइट और रॉन्ग। तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले जैसे मेरे पास में एक रिएक्शन है ये वाली CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है। अब इसकी रिएक्शन में HBr के साथ करवाऊं, ध्यान रखना है HBr के साथ करवाऊं, या फिर कभी कभी ऐसा लिखा हो सकता है वहां पर एक ही रिएक्शन है ये CH3OH CH2OH, यहां पर NaBr लिखा होगा। अभी आप सोचोगे सर NaBr तो रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है, अभी तो आप सोचोगे कि भाई NaBr रिएक्शन करता ही नहीं है। मैंने कहा NaBr देखो बताता हूं कैसे करेगा। अगर हम यहां पर लिखेंगे NaBr प्लस H2SO4, तो यहां पर सोडियम H2SO4 के साथ रिएक्शन करके Na2SO4 बना लेगा और HBr बन जाएगा, या तो ऐसे लिखा हो, या NaBr यहां पर लिखा हो H2SO4। तो आप सोचेगा कि इनकी रिएक्शन होकर भी एक तरीके से ये मिक्सचर भले ही अलग देख रखा हो, लेकिन इसको हम इक्विवेलेंट समझेंगे HBr के ही,
ठीक है, अब रिएक्शन को समझना है कि भाई रिएक्शन कैसे होगी मैकेनिज्म के हिसाब से। पहले स्टेप में H+ आएगा, वो ऑक्सीजन को OH को हटा नहीं सकता डायरेक्ट, तो OH पे जाके चिपक जाएगा, CH3 CH2 और OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो बेटा, इस वाटर को अगर हम हटा दें तो क्या हमारे पास स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा? क्योंकि पहले हमें चेक करना होता है SN1 को, स्टेबल कार्बोकैटायन बना के देखना यहां से वाटर हटा के। तो आपने देखा कि नहीं सर SN1 रिएक्शन तो नहीं दे पाएगा क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अनस्टेबल है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आप क्या करोगे, Br- को ले आओ, और Br- को जब आप लेके आओगे तुरंत यहां पर अटैक करो, पीछे से वाटर ऐसे निकाल दो, तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2Br प्लस के H2O, खत्म। दूसरी रिएक्शन देखो यहां पर इसी के जैसी, दूसरी रिएक्शन है CH3 CH और CH3, इस बार हमारे पास ये है, हमने इसकी यहां पर लिखा है HBr या लिखा है प्लस NaBr प्लस H2SO4। अगर यहां पर NaI और H2SO4 लिखते तो बेटा HI भी ले सकते थे, जरूरी नहीं HBr, HI भी ले सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप आएगा H+ का, मैकेनिज्म के हिसाब से चलना है। आपको पता है कि जब H+ यहां पर कंबाइन होगा तो हमारे पास CH3 CH और CH3 OH2 पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्या वाटर को निकालकर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया जा सकता है? आपको सर बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो हमने इस स्टेप में बेटा वाटर ले लिया, CH3 CCH3 H पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में Br- आएगा, न्यूक्लियोफाइल जाके लग जाएगा, तो हमारे पास CH3 C और CH3 और H और Br लग जाएंगे। मतलब मैकेनिज्म का नेचर चेंज होगा, प्रोडक्ट तो वही बनेंगे, अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल ब्रोमाइड और वाटर ही। बस ये देख लेना है कि अगर भाई वाटर निकालकर स्टेबल कार्बोकैटायन ना बना तो डायरेक्ट अटैक करवा दो, कार्बोकैटायन बन गया तो बाद में अटैक करवा दो, प्रोडक्ट वही बनना है। अब मुझे बताइए, क्या आप लोगों को अल्कोहल की रिएक्शन HBr या फिर NaBr और H2SO4 के मिक्सचर से करना आ गया? यस और नो? बताएं भाई, जल्दी बताएं। बहुत ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो हो गया भाई आपके पास। अब आएगी हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या आएंगी भाई? हेलोजन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में बेटा हमारे पास 2 होती हैं, ठीक है। एक तो होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक होती है, आपने पढ़ी होगी, श्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना। एक क्या होती है बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक क्या होती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहां पर क्या क्या होगा टास्क समझना बेटा। फिंकलस्टीन रिएक्शन में एक तो SN2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में। तो इसमें RX, X मतलब क्या हो सकती है बेटा, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है और ब्रोमीन हो सकती है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, सॉल्वेंट होगा एसीटोन। और भाई हम लोग जानते हैं कि ये जो NaI है ये एक आयनिक कंपाउंड है, Na पॉजिटिव और I- फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इन सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो I- इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। तो यहां पर
एल्काइल आयोडाइड बनाए जाते हैं बेटा, और जो हैलोजन निकलेगा वो फिर सोडियम के साथ लग जाएगा NaX। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई CH3 आयोडी CH3 क्लोरीन प्लस के NaI एसीटोन क्या बनेगा फटाफट बताएं। और दूसरी रिएक्शन होगी बेटा CH3 CH2 ब्रोमीन प्लस NaI एसीटोन क्या बनेगा फटाफट बताएं, बोलो भाई। चलो क्या हो गया यार ये, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने बनाया होगा बेटा क्या, यहां पर बनाया होगा आपने CH3 आयोडीन प्लस NaCl और यहां पर CH3 CH2 आयोडीन प्लस NaBr। अब देखो बेटा आगे क्या है, आगे हमारे पास जो रिएक्शन आने वाली है उसका नाम है, उसका हमारे पास नाम आने वाला है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन को पढ़ाने से पहले ना मैं आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो बच्चे 3.0 से थे, चाहे वो लक्ष्य JEE 3.0 से थे या फिर वो प्रयास 3.0 से थे, उनको मैंने थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बताया था, ग्रुप कटायंस के बारे में बताया था बेटा। और उसमें मैंने ये बताया था कि जो सिल्वर के फ्लोराइड हैं या मरकरी के फ्लोराइड हैं, ठीक है, इनके फ्लोराइड पानी में घुल जाते हैं, पर इनके क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड पानी में नहीं घुलते। ठीक है, नोट पॉइंट समझाया था कि AgF हो गया, ठीक है, या मर्क्यूरस फ्लोराइड हो गया, HgF2 हो गया, ठीक है, जो ग्रुप 1 के कटायन थे उनके फ्लोराइड्स क्या आते थे बेटा, आर सोल्यूबल इन वाटर, आर सोल्यूबल इन वाटर, whereas their chlorides, bromides and iodides are insoluble in water। मतलब बेसिकली वो जो है बेटा हमारे पास प्रेसिपिटेट बनाते थे। क्या बनाते थे? प्रेसिपिटेट बनाते थे, जो ग्रुप 1 के कटायन ग्रुप 2 के कटायन की बात करते थे। तो यहां पर ध्यान रखना भाई, अगर मेरे पास यहां पर CH3, ठीक है, CH3 क्लोरीन है, या फिर मेरे पास CH3 ब्रोमीन है, या फिर मेरे पास CH3 CH2 आयोडीन है, कुछ भी है, मैं उसकी रिएक्शन करवा रहा हूं AgF से, मैं उसकी रिएक्शन करा रहा हूं Hg2F2 से, मैं उसकी रिएक्शन करा रहा हूं AgF से। तो आप लोगों ने जब कभी भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी या ली चैटलर वो पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो वहां पर एक बात जाननी होगी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, वन आर रिवर्सिबल एंड वन आर नॉन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी को जब हम आइडेंटिफाई करते थे या पहचान करना हमें सिखाया गया था, तो यह बोला गया था कि जिन रिएक्शनों में प्रेसिपिटेट बनता हो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। साथ ही साथ अगर कोई रिएक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस भाग ले रहा हो तब वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। पर यहां पर चलो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, पर मुझे एक बात देखकर फील आ रही है कि चलो AgF क्या होगा, वाटर सोल्यूबल, Hg2F2 क्या होगा, वाटर सोल्यूबल, AgF क्या होगा, वाटर सोल्यूबल,
लेकिन इसके क्लोरीन और इसके सिल्वर को देखकर मुझे याद आ रहा है बेटा कि ये तो बेटा जी हमारे पास प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। तो इसका Ag और Cl यहां पर सबसे पहले पीपीटी बनाएगा। अब जो बना फ्लोरीन वो उसके साथ जोड़ दो, तो CH3 फ्लोरीन लग गया। यहां पर फ्लोरीन इसके साथ लग जाएगा, इसके अगर आप दो करोगे तो 2 CH3 F2 CH3F और प्लस Hg2 और भाई Br2, इसका पीपीटी बन के आएगा। यहां पर आप देखोगे भाई CH3 CH2 फ्लोरीन लग जाएगा और प्लस AgI का पीपीटी बन जाएगा। तो ये जो मेथड होता है हैलोजन एक्सचेंज का, इसमें हम अदर हैलाइड से, क्लोराइड ब्रोमाइड वगैरह से, ठीक है, आयोडाइड से फ्लोराइड बनाते हैं। इससे पहले क्या था, हम लोग आयोडाइड बनाते थे, और यहां पर क्या बनाते हैं बेटा, हम फ्लोराइड बनाते हैं। तो यहां पर जो श्वार्ट्ज रिएक्शन है इसमें फ्लोराइड बनाने की वो है भाई, यहां पर फ्लोराइड बनाए जाते हैं। चलिए, क्या यहां तक क्लियर हो गई बेटा, यस और नो? क्या यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? बहुत बढ़िया। हो गया भाई। अब देखो बेटा आगे कहानी क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इस रिएक्शन को आप कैसे करोगे, इसको पहचानोगे भाई, जरा देखो। सिल्वर और लेड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर और लेड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग with bromine in CCl4 solvent है ना, gives alkyl bromide, ठीक है, with 1 carbon less than that of parent reactant, and this reaction is known as, and this reaction is known as बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। अब यहां पर एक बात सुनना भाई, ठीक है, यहां पर एक बात सुनना भाई, अगर हमारे पास यहां पर कोई भी RCOO, ये सिल्वर सोल्ट है बेटा, किसका, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, आपने इसकी रिएक्शन करानी है ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन को देखकर CCl4 आपके पास सॉल्वेंट है, गर्म कर दिया, तो अभी भी आप लोगों के मन में अगर एक चीज बैठ गई है, समझ में आ गया है कि भाई इस रिएक्शन में भी प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस हैं। AgBr पीपीटी बनाता है तो आप बनाओगे, और जब आप AgBr का पीपीटी बनेगा, गर्म करोगे तो यहां से CO2 को भी गायब कर देना, इस Br को उस R के साथ लगा दोगे तो RBr प्लस CO2 और प्लस AgBr
इसका पीपीटी बन जाएगा बेटा, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। ऐसे जैसे हमने ये लिया, हम लोग आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि लेड की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 2 होती है, तो लेड हमने ऐसे कर दिया। फिर हमारे पास ब्रोमीन के हमें 2 लेने पड़ेंगे बेटा मोलिक्यूल। फिर वही है CCl4 गरम, तो आप लोग यहां से पीबी और PbBr2 का पीपीटी बना देना, ठीक है। यहां से CO2 गायब कर देना, यहां से CO2 गायब कर देना, Br को इसके साथ लगा देना, तो यहां पर 2 मोलिक्यूल RBr के बनेंगे, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, और एक बनेगा PbBr2 का पीपीटी। ध्यान रखना भाई, सॉलिड में पीपीटी ये बनेगा। अब क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है, मेन प्रोडक्ट, उसमें एक कार्बन कम है इसके पेरेंट रिएक्टेंट से, तो दिस इज ऑल्सो ए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आपको याद होगा, जिस रिएक्शन में कार्बन की संख्या घटती है उनको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन है बेटा, जो बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन है, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैटेगरी में आता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, यस और नो? अब यहां तक क्लियर होने के बाद अब हमें एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़नी है बेटा। एल्काइल हैलाइड की तो हो गई समाप्त, तो हम लोगों ने लिखा भाई प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। तो भाई 2-3 रिएक्शन में दूंगा और उनके मैकेनिज्म का नाम भी पूछूंगा और प्रोडक्ट भी पूछूंगा क्या बनेंगे। सबसे पहली रिएक्शन होगी बेटा, बेंजीन लिया हमने, क्लोरीन लिया, आयरन लिया, अंधेरा किया, क्या बनेगा? दूसरी रिएक्शन होगी, अगर मान लो यहां पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा है, क्लोरीन लगेगा। ये कल का टेस्ट है भाई, कल जो पढ़ाया था आज वो टेस्ट है, ध्यान रखना। डार्क लिया। तीसरी रिएक्शन है, यहां पर हमने साइनाइड ले रखा है, क्लोरीन है, Fe है और डार्क है। बताइए क्या बनेगा? और आप लोगों को मैकेनिज्म का नाम लिखना है कि रिएक्शन का कौन सा क्या मैकेनिज्म है, कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप की है। हो गया भाई? ठीक है, यहां पर आप लोगों ने क्लोरीन लगाया होगा, नो डाउट। यहां पर CH3 ग्रुप लगा था, तो आपके पास ऑर्थो और पैरा पे गए होंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो CH3 ग्रुप है वो +H हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है, और +H की वजह से जो लगने वाले इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे जाएंगे। साइनाइड क्योंकि यहां पर -M लगाएगा, तो बेटा यहां पर इस बार क्या होगा,
साइनाइड हमने सेम रखा, मेटा पे क्लोरीन लग जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो दैट विल बी Cl पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों से पूछा जाएगा दैट विल बी Cl पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोफाइल विल बी Cl पॉजिटिव। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? यस और नो? और रिएक्शन मैकेनिज्म का जो नाम होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? मेटा पे जाएगा लास्ट वाला, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा। अब यहां पे ना एक और मैकेनिज्म का नामकरण हुआ है स्टार्ट, ठीक है? एक और मैकेनिज्म का नाम स्टार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे ArSN2 रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एराइल रिंग, ठीक है? तो इसको मैं जो है नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा ArSN2 रिएक्शन को, और बाकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा। आप लोग कोशिश करना बेटा कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो आप लोग होमवर्क में पढ़ लेना, ठीक है? मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं यहां पे आज, ठीक है? लर्न फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है भाई, फ्रॉम NCERT। क्योंकि अभी जो दूसरे टाइप का मैकेनिज्म आएगा दैट विल बी ArSN2 रिएक्शन, उसमें प्रिपरेशन भी छुपी है और उसमें रिएक्शन भी छुपी है। जो डाउस रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, एराइल हैलाइड से फिनोल बनाने की रिएक्शन। अब जो मैंने SN1 SN2 आज कराया है उसकी अभी एप्लीकेशंस भी आएंगी, ठीक है? तो अभी इस चैप्टर में तो देखो जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी SN1 SN2 आपने पढ़ ली, आगे जो हम पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता देना है कि भाई क्या क्या पढ़ना है। बस मौज करिए, मजे लेते रहिए, ठीक है? चलो 1 मिनट दो भाई मुझे। हाँ चलो ठीक है, आज की क्लास में इतने रखेंगे भाई। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और मनोबल गिरने की जरूरत नहीं है। कहां से जाता है?